डिस्टेंसिंग का ही है और मास्क का प्रयोग होना चाहिए, 2 चीज़ें हैं। और सैनिटाइजेशन वगैरह अब आ गया है, इसको प्रयोग भी ला सकते हैं हम लोग, हाथों का सैनिटाइजेशन, क्योंकि ये हाथ के द्वारा और मुंह के द्वारा और नाक के द्वारा, आँख के द्वारा ही जाता है। तो इसको अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो स्थितियाँ कम बिगड़ेंगी। और हम समझते हैं पूरे प्रदेश में स्थितियाँ ठीक हैं इस मामले में, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट बहुत कम है हमारे यहाँ, और हम लोग इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा गर्मी बरसात सभी ऋतु हैं हमारा शरीर झेलता है। और देशों में अगर आपने देखा है जहाँ डेथें ज़्यादा हो रही हैं वहाँ पर एक ही ऋतु कोई ना कोई होती है, या जाड़ा हुआ है, गर्मी होगी, बरसात होगा, इसलिए हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। हालांकि संख्या बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ रही है, लेकिन वो संख्या हो सकता है आगे चल के कम हो, लेकिन अभी तो संख्या बहुत बढ़ रही है, ये जरूर चिंता का एक विषय है। डीजल और पेट्रोल के बारे में क्या कहेंगे सर? हाँ, डीजल पेट्रोल में मुझे जहाँ तक याद है, पूरी याददाश्त मेरी है कि डीजल और पेट्रोल में लगभग दुगने का अंतर था। डीजल से दोगुना महंगा पेट्रोल हुआ करता था और ये धीमे धीमे कम होता गया। और आज लोग गाड़ियाँ इसीलिए डीजल खरीदते थे कि उनको लंबी दूरी चलने पर उससे फ़ायदा होता था, यद्यपि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती थी डीजल की गाड़ी में, फिर भी लोग पसंद करते थे। लेकिन आज की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में जबकि डीजल पेट्रोल से महंगा होगा। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं नीतियों में ही दोष है। और ये सब सरकारें जो है वो, मैं समझता हूँ कि सरकार को हमेशा हम लोग कहते हैं कि सरकार, ये प्रशासनिक अधिकारी या आप कहें कि सीनियर IAS चला रहे हैं, सरकारें वो लोग नहीं चला रहे जिन्हें सरकार चलानी चाहिए। इसीलिए ये बिना देखे सिर्फ फाइनेंशियल को देखते हैं कि कैसे फ़ायदा ज़्यादा सरकार का होगा, और वो सरकार जनता के ऊपर थोपा जाता है। योगी सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है कि तमाम कार्य दिए गए हैं, गरीब मजदूरों को कई योजनाएं दिए गई हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं सर? नहीं, योजनाएं तो तमाम सारी आई हैं, मैंने फिर भी कहा कि वही चीज़ें हैं कि प्रशासनिक स्तर पर जो योजनाएं बन रही हैं वो नीचे तक पहुँचे, एग्जीक्यूशन ठीक से हो। एग्जीक्यूशन अगर नहीं हो पा रहा है नीचे तो योजना बनाने से कोई मतलब नहीं है। आप इसी के कमरों में योजनाएं बनाते हैं, वो नीचे तक नहीं जा पाती हैं। बहुत सारी योजना अभी बनाई गई हैं लेकिन वो नीचे नहीं जाएंगी, फिर से पलायन होगा, फिर से लोग मजबूरी में यहाँ से फिर से वापस अपने अपने शहरों को जाएंगे। जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है सर, उसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी तो बड़ा मुद्दा है और वो किसी सरकार के बस में नहीं है, और सब सरकारें चाहती हैं बेरोजगार लोग बने रहें। आप देखिए, जो पहले ज़माने में, अंग्रेजों के ज़माने की अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी ये था कि सरकारी नौकरी लगाई जाती थी। सरकारी नौकरी का वो मानते थे कि सरकारी जो नौकरी लगेगी वो लोग अच्छा काम कर सकते हैं और सरकार के फेवर में काम करेंगे। आज की तारीख में इन्होंने क्या किया कि धीमे धीमे जो भी सरकार आई, हम सभी सरकारों को दोषी मानेंगे, उन्होंने क्या किया कि पुराने लोगों को हटाकर आउटसोर्सिंग की व्यवस्था शुरू कर दी, ठेकेदारी व्यवस्था शुरू कर दी। बड़े बड़े ठेकेदारों को लाते हैं, वो हमारे नौजवानों का शोषण करते हैं, 5,000 10,000 में उनको नौकरी देते हैं, उसके 10 साल बाद उनको घर भेज देते हैं, कहते हैं भाई दूसरा आ गया हम उसको लगाएं। और 10 साल के बाद अगर उसको 10,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे तो उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि उसके परिवार क्या स्थिति होगी। इसका निवारण क्या है सर? इसका निवारण यही है जो हम लोगों ने भी कई बार सरकारों से कहा भी है, चीफ सेक्रेटरी सर से हम लोगों की बात भी हुई है कि भाई जो आपके पास पैसा नहीं है अगर सरकार के पास, ठीक है, आप 10 साल तक उसको आउटसोर्सिंग में रखिए, लेकिन 11वें साल में उसको सरकारी नौकरी में जहाँ भी जगह निकल रही हैं उनमें रखिए। और बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन में नहीं जा सकती, वहाँ गोपनीयता भंग होती है, वहाँ उनकी समस्याएं खड़ी होंगी अगर प्राइवेट को लेंगे। अभी आपने देखा कि तमाम सारे सरकारी अस्पताल थे, उन्होंने काम किया, सरकारी लोगों ने काम किया। प्राइवेट अस्पताल जो कि साल भर हमारा पैसे का दोहन करते थे, बड़े बड़े अस्पताल थे जो कि हमारा बहुत पैसा खर्च कराते थे, बहुत पैसा हमसे लूटते थे, तो सारे के सारे सरकार ने बंद करा दिए, उनको सुरक्षित कर दिया। हमारे लोग सब तैयार रहे जिन्होंने, सब लोगों ने सड़क पर बैठ के काम किया। तो प्राइवेट आदमी भी अलग बात है, वो अपने प्रॉफिट लॉस को देखता है, जीवन देखता है। हमारे यहाँ सरकारी नौकर है, सरकारी नौकरी करता है तो समाज को भी देखता है, उसका फायदा भी देखता है और उसके साथ काम करता है। तो हम इसका विरोध करते हैं पूरी तरह से। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये बड़े बड़े ठेकेदारों को फायदा देने की स्कीम है। ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में तमाम सारी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार लाना चाहती है, बड़े बड़े लोगों को लाना चाहती है, उनको फायदा देना चाहती है और हमारे लोगों का शोषण करना चाहती है। ये गलत है, इसका बड़ा आंदोलन पूरे समाज में होना चाहिए। सर, चौथा सवाल ये है, लॉकडाउन में जनता को आपने क्या सेवा दी है, किस प्रकार? नहीं, लॉकडाउन में व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों ने अपना अपना काम किया जो जहाँ कर सकता था। मैं समझता हूँ कि इसी से सरकार बची हुई है और हम लोग बचे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी इंडिविजुअल लोगों ने और संस्थाओं ने और हर व्यक्ति ने इसमें मेहनत की। हमारे यहाँ जैसे मैं अपने यहाँ की बात बताऊँ तो हमारा बहुत बड़ा विद्यालय है और उसमें हम लोगों ने क्वारंटाइन के लिए पहले हमने प्रस्तावित किया था कि यहाँ सेंटर बना दिया जाए जब सरकार को आवश्यकता थी। उसके बाद फिर हमने इसको हॉस्पिटल बनवा दिया। आपने देखा होगा कि कोविड-19 का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमारा 150 बेड का इटावा में बना हुआ है, शासन से इसको अनुमति दी गई है और वहाँ बाकायदा सारा स्टाफ बैठता है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की मशीनें हम लोगों ने बड़ी बड़ी बना रखी हैं, जिसपे हम लोग वो हमारे ज़िलों में, अपने ज़िले में इटावा औरैया वगैरह में जिन ज़िलों में हम काम कर पा रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार, वहाँ हम लोग उनसे सैनिटाइज, आज भी हमारी मशीनें चल रही हैं।
जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमने और एक काम किया था, हमने छोटी छोटी गाड़ियाँ स्कूटी टाइप की बनवाई थी जिसके पीछे बॉक्स लगवाए थे, जैसे आपने देखा होगा मैकडबल वगैरह के लगते हैं, और उनमें हम लोग खाना और वो उन बुजुर्ग लोगों को भिजवाते थे जो गांव नहीं, जो शहर में नहीं जा सकते, जो खरीदने नहीं जा सकते। उनसे हम लोग हेल्पलाइन से नंबर लेते थे, उनकी सूचना लेते थे, उनको दवाइयाँ पूछते थे और उनको नो लॉस ऑफ प्रॉफिट पे हम लोग वहाँ घर घर पहुँचाते थे। ये सब काम भी हम लोगों ने किया। सैनिटाइजर की मशीन भी आप लगवाएं सर? हाँ, सैनिटाइजर की मशीन लगाई है जो कि दूसरी तीसरी मंजिल तक सब काम करती है और वो बराबर हमारी लगभग 3-4 महीने से बराबर चल रही है। सैनिटाइज यूज करने से कितने देर बाद यूज किया जाए सैनिटाइजर? अब ये तो डॉक्टरों का मत है, इसमें केमिकल रहता है, उसमें केमिकल रहता है, तो 2-3 दिन तक इसका असर रहता है। जहाँ आपके हत्थे हैं और दरवाजे हैं, वहाँ पे रेलिंग है आपकी, उसका असर 2-3 दिन तक रहता है, लेकिन ये होता रहता है तो कहीं ना कहीं राहत तो मिलती है। हमने इस जो आप देख रहे हैं हमारा संगवान है, इसको भी सरकार को दे रखा लिख के कि अगर आप चाहें तो इस पर कोविड-19 हॉस्पिटल या वो बना सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं वो समाज के काम आए, इसमें हम लोगों ने बहुत काम करने का प्रयास किया। शिक्षकों के हित के लिए क्या कहेंगे सर? शिक्षकों में तो वही व्यवस्था शिक्षकों में भी है कि शिक्षकों में आपने देखा कि तमाम सारा शिक्षक हमारा MA BA B.Ed तमाम सारा करने के बाद प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहा है और वहाँ उसको 1,000 रुपये भी नहीं मिल रहा है, 2,000 रुपये भी नहीं मिलता। पिछली सरकार ने प्रयास किया था कि 5,000 रुपये उनको मानदेय दिया जाए, लेकिन वो भी सारा नहीं दिया गया। 1,000 की बात आई, 1,000 भी नहीं दिया गया और आज शिक्षक लोग वहीं उसी स्थिति में हैं। वित्तहीनों में खासतौर से आप बात करें तो लाखों लोग हमारे पूरे प्रदेश में हैं जिनको 1,000 रुपया भी MA B.Ed और सब होने के बाद भी नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं शोषण की स्थिति है। आप अगर कर रहे हैं, आपने अगर ITI पैदा की, आपने अगर कौशल विकास पैदा किया, आपने अगर लोगों को शिक्षित किया, तो सिर्फ इसलिए शिक्षित नहीं किया कि उनको आप शिक्षा देते हैं और उनको डिग्री देते हैं। उनको डिग्री के आधार पर उनको नौकरियां भी कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, उतनी ही डिग्री आपको देनी चाहिए, चाहे कौशल विकास हो चाहे जहाँ हो। लेकिन तो काफी दिनों से चल रहा है, किसी सरकार का मामला है? नहीं, काफी दिनों से चल रहा है। हर सरकार ने प्रयास किया है कि शिक्षित तो तैयार करें हम, लेकिन शिक्षित की जगह उनको काम न दें, उनको खाली एक डिग्री दे दें, उसके बाद वो शिक्षित होकर अपने गाँव में बैठें और वहीं लकड़ी खेलें। ये स्थितियाँ बहुत खराब है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि चाहे भले कम से कम उस क्षेत्र में जाए जो ITI में पास कर रहा है। वो अगर ये काम कर सकता है प्लम्बिंग का, तो प्लम्बिंग में उसको उस पर सहायता दें, उसको पैसा दें, उसको लोन दें और वहाँ जाकर काम करें। आप देखिए सरकार की स्थितियाँ, और बताएं आपको बहुत छोटी सी बात बताएं, मेरी आप बीती है कि सरकार, आप अगर लोन लेने जाएँ, गाड़ी पर लोन लेने जाएँ तो आपको 0% पे आपको मिल जाए। आप अगर मकान पर लेने जाएँ तो 5-6% पे आपको लोन दे दें। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और शिक्षा का लोन लेना चाहते हैं तो आपकी पूरी ज़मीन गिरवी रखवाई जाएगी पहले, उसके बाद आपको जो लोन दिया जाएगा उस पर 14% ब्याज, सबसे अधिक ब्याज अगर लगेगा तो शिक्षा को नहीं कर लेंगे। ये व्यवस्था इस प्रदेश में और देश में है। पता नहीं कहाँ की नीतियाँ कौन बना रहे हैं, IAS बना रहे, कौन बना रहे, समझ नहीं आता।